नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर मेरे द्वारा यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। अभी हम लोग जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। 4 वीडियो इसके ऑलरेडी बन चुके हैं। ये 5वां वीडियो है। इसके बाद हम लोग जो है जीएस पेपर 5 के प्रश्न को यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ प्राप्त करना है या चाहिए तो आप लोग जो है ओशियन सिविल सर्विस नाम से ये टेलीग्राम पर जब जाके इसको सर्च करेंगे तो वहीं आप लोगों जो है पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का है कि किसी व्यक्ति का कोई कृत्य नैतिक है या अनैतिक, इसका निर्णय जो है किन आधारों पर किया जा सकता है। यानी कि आदमी जो कार्य करता है नैतिक है का अनैतिक है, वो जो है किस आधार पर ठहराया जाता है, तो उसका जो आधार है इसमें ये चीज़ बताना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतर और संबंध स्पष्ट करें धर्म और नैतिकता में। यानी कि धर्म क्या होता है और नैतिकता क्या होती है, दोनों में अंतर बताना है और दोनों में क्या संबंध होता है ये भी बताना है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतर और संबंध स्पष्ट करें कानून में और नैतिकता में। चौथा प्रश्न है कि मूल्यों का विकास जो है समाज के सदस्यों में किस प्रकार होता है स्पष्ट करें। ये चीज़ आपको बताना है कि जो समाज के सदस्य होते हैं उनमें जो मूल्यों का विकास होता है किस प्रकार से होता है। पांचवा प्रश्न है कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता में क्या अंतर होता है। यानी कि जो निजी मूल्य होते हैं और जो सार्वजनिक मूल्य होते हैं उनमें कौन सा अंतर होता है, ये चीज़ आपको इसमें बताना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है इसमें कि किसी व्यक्ति का कोई कृत्य नैतिक है या नैतिक है, इसका निर्णय जो है किन आधारों पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसमें ये बताएंगे यानी कि इंट्रो में किसी मानवीय कृत्य को नैतिक या अनैतिक घोषित करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रमुख नैतिक सिद्धांतों और उनसे संबंधित आधारों का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से नैतिक सिद्धांत हैं आपको इसमें बताना है। पहला नैतिक सिद्धांत है इसमें कृत्य का परिणाम। यानी कि ये जो सिद्धांत कहा जाता है उसको परिणामवाद कहा जाता है। इसमें आप ये बताएंगे कि इस आधार पर एक कृत्य का मूल्यांकन जो है उसके परिणामों के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कार्य किया जाता है उसमें परिणाम देखा जाता है, वो कार्य जो है किस प्रकार से किया गया, कैसे किया गया, इस पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि अब जैसे कोई कार्य किया गया, जैसे आप उदाहरण के लिए आप मतलब इसको ऐसे जान सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उस मतलब वो अपने बच्चों को मार कर पढ़ा रहा है, पीट कर पढ़ा रहा है, इससे मतलब नहीं है। बस उसका बच्चा जो है पढ़ना चाहिए। अगर उसका बच्चा ये पढ़ने में तेज हो गया तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है अच्छा कार्य माना जाएगा। बाकी वो मार के वो पढ़ा रहा है, पीट के पढ़ा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस सिद्धांत को जो है उपयोगितावाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो आधार होता है अधिकतम सुख या कल्याण का, यानी कि अधिकतम सुख होना चाहिए, उसमें मिलना चाहिए और जो है कल्याण मिलना चाहिए। ये मतलब सिर्फ उद्देश्य को देखता है, परिणाम को देखता है। तो इसी में आप बताएंगे कि क्या जो है कृत्य का परिणाम सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे बड़ा सुख या भलाई सुनिश्चित करता है। तो इसमें यही चीज़ देखा जाता है कि उस कार्य से जो है कितना सुख मिला, कितने लोगों को सुख मिला, कितने लोगों की इसमें जो है भलाई हुई है, ये चीज़ देखा जाता है। और इसमें जो है न्यूनतम हानि होनी चाहिए। तो इसमें यह भी देखा जाता है क्या यह कृत्य जो है दूसरों को होने वाली हानि को कम कर रहा है, कम करता है। और निर्णय क्या देखा जाएगा कि यदि परिणाम जो है सकारात्मक और शुभ है तो कृत्य नैतिक माना जाएगा, यदि परिणाम नकारात्मक है और दुखदायी है तो कृत्य भी जो है अनैतिक माना जाएगा। यानी कि कार्य जो है कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, अनैतिक उसमें कोई जैसे साधन का प्रयोग हुआ है
इनसे कोई मतलब नहीं होता है। जो साध्य है, जो परिणाम है, वो जो है सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि उसमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें देखा जाता है। दूसरा सिद्धांत है कृत्य का इरादा और कर्तव्य। इसको क्या कहते हैं? कर्तव्य शास्त्र कहते हैं। तो इस आधार पर एक कृत्य का मूल्यांकन जो है परिणामों की परवाह किए बिना उसके इरादे और अंतर्निहित नियम के आधार पर किया जाता है। तो इस सिद्धांत का जो मतलब अन्य नाम मिलता है इमैनुअल कांट का कर्तव्यवाद। इसमें जैसे परिणाम नहीं देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कार्य जो है कैसे किया गया है, किस प्रकार किया गया है। अगर कार्य जो है, कार्य करने का जो तरीका है, अगर वो अनैतिक है तो परिणाम उसका कितना भी अच्छा हो जाए उससे मतलब नहीं है। तो अगर उसका जो कार्य करने का तरीका है अगर वो अनैतिक है तो कार्य जो है अनैतिक माना जाएगा। इसमें देखते हैं आगे जो दिया गया है कि इसका जो आधार क्या होता है। इसका आधार होता है नैतिक कर्तव्य। तो इसमें ये चीज़ देखा जाता है क्या जो कृत्य है सार्वभौमिक नैतिक नियम जैसे सच बोलना, वादा निभाना के अनुरूप है, यानी कि जो कार्य किया गया है वो उसमें सच बोला गया है कि नहीं बोला गया है, उसमें जो वादा किया गया था वादा निभाया गया है कि नहीं निभाया गया है, मुझे परिणाम से नहीं मतलब है। मतलब उस कार्य जो करने का जो तरीका है शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। और इसमें जो है इसमें ये देखाना मतलब देखा जाता है कि सद्भावना कैसी थी, यानी कि जो आदमी कार्य कर रहा था उसका विचार कैसा था। तो इसमें आप ये बताएंगे कि क्या कृत्य जो है सिर्फ कर्तव्य की भावना से किया गया है कि ना कि किसी स्वार्थ या लाभ के लिए, यानी कि जो कर्तव्य किया गया है वो स्वार्थ भावना से रहित होना चाहिए। और दूसरी चीज सार्वभौमिकरण। इसमें क्या है कि क्या यह इच्छा की जा सकती है कि हर कोई समान परिस्थितियों में इसी नियम का पालन करे, यानी कि इसमें ये चीज देखा जा सकता है, मतलब देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्य करे उसका जो कर्तव्य है यानी कि जो सोच है, जो भावना है, वो मतलब शुद्ध होनी चाहिए। मतलब इसी परिस्थिति में जो भी आदमी कार्य करे उसका जो है यही नियत होनी चाहिए, इसका कहने की ये मतलब है। निर्णय कैसे किया जाता है इसमें? इसमें जो निर्णय किया जाता है कि यदि कृत्य जो है किसी उचित नैतिक कर्तव्य या नियम से प्रेरित है तो वह नैतिक है। इसका कहने की ये मतलब है कि जो कार्य किया जा रहा है या यानी कि वो कर्तव्य के मतलब अनुसार किया जा रहा है, नियम के अनुसार किया जा रहा है, तो उसका जो परिणाम है वो मतलब चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो कार्य जो माना जाएगा नैतिक माना जाएगा। और तीसरा सिद्धांत जो है कर्ता का चरित्र और सद्गुण इसमें देखा जाता है। इसको कहते हैं सद्गुण नीति शास्त्र। इसमें आप ये बताएंगे कि इस आधार पर कर्तव्य के बजाय कार्य करने वाले व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि इसमें ना परिणाम देखा जाता है ना कर्तव्य देखा जाता है। और इसमें क्या देखा जाता है कि व्यक्ति का चरित्र क्या है, यानी कि वो पहले कैसा है या फिर कैसे था, उसे कार्य से मतलब नहीं है, कार्य से परिणाम से नहीं मतलब है। आदमी का इरादा देखा जाता है, आदमी का चरित्र इसमें देखा जाता है। इस सिद्धांत का जो नाम है अरस्तु का सद्गुण नीति शास्त्र देखा जाता है। इसमें इसका जो मतलब आधार है, मतलब आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है वो है सद्गुण का प्रदर्शन। मतलब क्या देखा जाता है इसमें कि क्या कृत्य जो है न्याय, साहस, ईमानदारी या करुणा जैसे सद्गुणों को दर्शाता है। इसमें देखा जाता है जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी भावना कैसी थी, न्याय से प्रेरित थी, साहसी आदमी था, ईमानदार आदमी था, करुणा से प्रेरित था कि नहीं था, ये चीज़ में देखा जाता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं चरित्र निर्माण। तो इसमें तो इसका क्या मतलब है कि क्या यह जो कृत्य है एक अच्छा चरित्र बनाने में योगदान देता है, ये चीज़ इसमें जो देखा जाता है। मध्य मार्ग, इसका क्या मतलब है कि क्या कृत्य जो है किसी अति या कमी के बजाय सद्गुण के सही संतुलन को दर्शाता है, यानी कि परिणाम या फिर जो उसका कर्तव्य है दोनों के मध्य जो है सही संतुलन को साध रहा है कि नहीं साध रहा है, ये चीज़ में देखा जाता है। अब आप इसमें बताएंगे कि निर्णय का आधार क्या होता है। तो यदि कृत्य जो है एक सद्गुणी व्यक्ति के आचरण के अनुरूप है तो वह नैतिक है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं किसी धर्म के जो धर्मशास्त्री होते हैं उनको तो नैतिक माना जाता है, मतलब उनको एक सद्गुणी व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान है, मतलब हमेशा मतलब अच्छी बात ही बताएंगे, अच्छा कार्य करेंगे।
तो ये चीज़ उनमें देखा जाता है कि व्यक्ति जो है एक सद्गुणी व्यक्ति होना चाहिए, उसके कार्य से, उसके परिणाम से उससे कोई मतलब नहीं होता है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप? निष्कर्ष में आप ये बता सकते हैं कि किसी भी कृत्य को नैतिक या अनैतिक ठहराने के लिए इरादे की शुद्धता, नियमों का पालन और परिणाम की भलाई, तीनों आधारों पर विचार करना आवश्यक है। यानी कि जो भी कार्य हो, उस कार्य में तीनों सिद्धांतों का पालन जो है संतुलित रूप से होना चाहिए, यानी कि तीनों का समावेश होना चाहिए। ये चीज़ आप इसमें बताएंगे निष्कर्ष में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतर और संबंध स्पष्ट करें। किसमें? धर्म और नैतिकता में। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। तो अंतर के जो पॉइंट है, मतलब किन किन मतलब आधारों पर इनकी तुलना की जाएगी। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे आधार क्या होता है। धर्म का जो आधार होता है उसमें आस्था होती है, श्रद्धा होती है, दैवी आदेश होते हैं, यानी कि ईश्वरीय शक्ति में जो है विश्वास की जाता है। ये जो है धर्म की विशेषता होती है। नैतिकता का आधार क्या होता है? इसमें विवेक होता है, तर्क वितर्क होता है, सामाजिक हित देखा जाता है, यानी कि सामूहिक हित देखा जाता है, सर्वोत्तम कल्याण देखा जाता है, और इसमें जो है ये जो है मानवीय बुद्धि पर आधारित होता है, यानी कि इसमें अंधविश्वास का स्थान नहीं होता है। जो भी चीज़ मानी जाती है वो जो है बिल्कुल तर्क पर जो है आधारित होती है। दूसरा मतलब ये देखेंगे स्रोत। धर्म का स्रोत क्या होता है? धर्म का स्रोत जो होते हैं धार्मिक ग्रंथ होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हो गया वेद, उसके बाद मुस्लिम धर्म में कुरान हो गया, फिर अन्य धर्म में बाइबिल हो गए, और पैगंबर हो गए, धर्मगुरु हो गए। नैतिकता के स्रोत क्या होते हैं? मानव विवेक होते हैं। मतलब इसमें जो है धर्म ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है। इसमें देखा जाता है कि मानव विवेक कितना है। दार्शनिक सिद्धांत जैसे उपयोगितावाद हो गया और सामाजिक आदर्श हो गया। प्रेरणा। धर्म को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वाह दबाव से, यानी कि ईश्वर का भय दिखाया जाता है इसमें, और पाप पुण्य क्या सिद्धांत होता है इसमें, मोक्ष की इच्छा प्रकट की जाती है, यानी कि इसका उद्देश्य होता है जो मतलब अंतिम इच्छा होती है, मोक्ष की इच्छा होती है, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा होती है। नैतिकता की प्रेरणा क्या होती है? आंतरिक दबाव होती है, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ देखी जाती है इसमें, कर्तव्य की भावना होती है, सामाजिक जिम्मेदारी होती है। अंतरात्मा की आवाज़ मतलब ये होता है कि आदमी स्वयं जान रहा होता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन चीज़ सही है, उसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दायरा। धर्म का दायरा कहाँ तक है? तो आमतौर पर ये जो है विस्तृत होता है। इसमें अनुष्ठान, पूजा पाठ, जीवन शैली के नियम भी शामिल होते हैं, यानी क्या मतलब इसका कोई दायरा नहीं होता है, इसका दायरा जो है बहुत विस्तृत होता है। नैतिकता का दायरा कितना होता है? सीमित होता है। इसमें जो है केवल सही और गलत के आचरण के मानकों से जो है ये संबंधित होता है, यानी कि सिर्फ ये इतना ही बताता है कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा सही है, कौन सा नैतिक है, कौन सा अनैतिक है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो इसका जो दायरा है वो सीमित है। दंड। धर्म में कौन सा दंड दिया जाता है? इसमें जो है अलौकिक अलौकिक डर दिखाया जाता है, यानी कि नर्क और पुनर्जन्म में कष्ट का भय दिखाया जाता है, या धार्मिक समुदाय द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया जाता है दंड के फलस्वरूप। और नैतिकता में कौन सा दंड होता है? तो सामाजिक सामाजिक जो है निंदा या बहिष्कार, या आंतरिक रूप से जो है आंतरिक रूप जैसे क्या होता है? पछतावा होता है, मतलब आदमी स्वयं अपनी गलती मानकर जो है पछतावा करता है। जैसे बाहरी रूप से देखा जाए तो सामाजिक दंड में जैसे निंदा होती है, उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक, ये सब होता है। अब संबंध देखेंगे। संबंध है यानी कि दोनों के बीच से संबंध भी होता है ना, तो अब हम लोग उसका संबंध देखें कि धर्म जो है नैतिकता का ही स्रोत होता है, यानी कि जो नैतिक मूल्य होते हैं वो धर्म से ही विकसित होते हैं। तो कैसे होते हैं विकसित? तो ऐतिहासिक रूप से अधिकांश समाजों में धर्म ने ही नैतिक सिद्धांतों जैसे चोरी न करना, सच बोलना को पहली बार स्थापित किया, उन्हें जो है वैधता प्रदान की। अब जैसे ये सब कहाँ से लिए गए हैं? चोरी न करना, सच बोलना, ये सब जैसे अपने जैसे वेद पुराण हो गए, और खासकर जैसे बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म में जो है पंच सिद्धांत है, वहाँ पर तो दिया गया ना, चोरी न करना और सच बोलना। तो ये सब चीज़ें जो है धार्मिक ग्रंथ से ली गई हैं। और दूसरा संबंध इसमें बताएंगे कि नैतिकता जो है धर्म का आधार होती है, यानी कि नैतिकता जो है धर्म के आधार का कार्य करती है। ठीक, इसमें आप क्या बताएंगे, धर्म जो है तभी अस्थायी होता है जब वह नैतिक सिद्धांतों जैसे दया हो गई, न्याय हो गया, सेवा हो गई पर आधारित हो। शुद्ध कर्मकांडों वाला धर्म जो है खोखला हो जाता है। यानी कि अब जैसे दया हो गया, न्याय सेवा हो गए, ये सब नैतिक मूल्य है ना। अगर मतलब किसी धर्म से इन नैतिक मूल्यों को निकाल दिया जाए तो धर्म जो है हल्का हो जाता है, खोखला हो जाता है, मतलब उसका कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता है, मतलब वो जो है अस्थिर हो जाता है। तो ये चीज़ में बताया गया है। अब इसमें क्या बताएंगे कि आजकल जो है दोनों में अलगाव बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तो आधुनिक समाज में धर्म से स्वतंत्र रूप से तर्क पर आधारित धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का उदय हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि नैतिक होने के लिए धार्मिक होना आवश्यक नहीं है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि दोनों में संबंध होता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि दोनों में अलगाव भी हो रहा है। यानी कि कोई ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर ही रहें। तो अगर आदमी कोई जैसे ज़्यादा धार्मिक हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी नैतिक है, और यदि कोई आदमी जैसे नैतिक मूल्यों का ज़्यादा पालन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक ही हो। मतलब दोनों में अलगाव भी संभव है, जो कि आजकल हो रहा है। तो ये प्रश्न हम लोग हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतर और संबंध स्पष्ट करें। इसमें कानून और नैतिकता में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अंतर देखेंगे। तो अंतर में सबसे पहले देखेंगे कि मतलब किस विशेषता का आधार पर देखेंगे, तो आधार देखेंगे। तो कानून का आधार क्या होता है? कानून का जो आधार होता है राज्य की शक्ति पर आधारित होता है। यानी कि ये जो है विधायिका द्वारा पारित औपचारिक नियम होते हैं, यानी कि ये सब लिखा पढ़ी में होते हैं, औपचारिक होते हैं। नैतिकता का आधार क्या होता है, तो सामाजिक आदर्श और व्यक्तिगत विवेक पर जो है आधारित होते हैं। समाज की अनौपचारिक अपेक्षाएं होती हैं। यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे लिखा पढ़े में कोई मतलब आदेश होते हों, ये सब नहीं, ये सब अनौपचारिक होते हैं। जैसे माता पिता का पैर छूना, तो ये कहीं लिखा पढ़े में नहीं लिखा जाएगा, ये सब बिल्कुल अनौपचारिक होता है। प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो कानून की जो प्रकृति होती है अनिवार्य होती है, सबके लिए अनिवार्य होती है और कठोर भी होती है। इसका उल्लंघन जो है दंडनीय होता है। नैतिकता की प्रकृति कैसी होती है, तो स्वैच्छिक होती है और लचीली होती है। इसका उल्लंघन केवल जो है सामाजिक निंदा का कारण बनता है। उदाहरण के लिए अब जैसे क्या है, अगर आदमी जैसे कोई आदमी चोरी करता है तो कानून के हिसाब से तो उसको दंड मिलता है। लेकिन अगर कोई आदमी जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि अगर कोई अपने माता पिता का पैर नहीं छू रहा है या फिर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत सेवा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोई दंड नहीं है। लेकिन समाज में क्या होगा, उसकी निंदा की जाएगी, भाई अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, हाँ, मान सम्मान नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें देखेंगे क्षेत्र। कानून का क्षेत्र के मतलब कहाँ तक होता है, इसमें जो है न्यूनतम मानक तय होते हैं। यह केवल जो है उन कार्यों से संबंधित होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये चीज़ होता है। यानी कि अगर कोई कार्य किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो ये बस वहीं तक अपना कार्य करता है। और इसमें जो नैतिक मूल्य होते हैं ये उच्चतम मानक होते हैं। तो यह जो है उन कार्यों को भी शामिल करता है जो अच्छे और प्रशंसनीय है। यानी कि जो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वहाँ पर भी कार्य करता है, और जो कार्य अच्छे हैं प्रशंसनीय है वहाँ पर भी ये कार्य करता है, उनका जो है मूल्यांकन करता है। उद्देश्य क्या है, तो कानून का जो उद्देश्य होता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और न्याय सुनिश्चित करना। और नैतिक मूल्य का जो उद्देश्य होता है तो मानव चरित्र का विकास करना और आंतरिक सद्गुणों को प्रोत्साहित करना। यानी कि इसका जैसे नैतिक मूल्य जो उद्देश्य होता है तो मानव का जो है चरित्र होता है, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है। वो जो है मानव को जो है नैतिक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये चीज़। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि संबंध क्या है दोनों में। संबंध में ये देखेंगे कि कानून जो होता है नैतिकता से ही प्रेरित होता है। जैसे अधिकांश कानून जैसे हत्या निषेध हो गया, धोखाधड़ी
खिलाफ के नियम हो गए। तो ये सब जो है नैतिकता ही तो है। अब जैसे हत्या निषेध हो गया, यानी कि सहिष्णुता हो गई, किसी को नुकसान न पहुंचाना हो गया, और धोखाधड़ी के खिलाफ नियम, ये भी तो ये सब नैतिक मूल्य ही तो हैं। तो नैतिक मूल्य से जो है ये सब जो नियम हैं प्रेरित होते हैं। और दूसरा, बुनियादी नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, यानी कि जैसे जीवन और के संपत्ति के समान भी ये सब नैतिक मूल्य हैं। तो यहीं से प्रेरित होकर जो है कानून बनते हैं। दूसरा है कि कानून जो है नैतिकता को बल देता है। अब जैसे हमने देखा कि कानून जो है नैतिकता से प्रेरित होते हैं, अब जो है कानून नैतिकता को भी बल देता है। क्या देता है कि कानून जो है उन नैतिक नियमों को लागू करने का बल प्रदान करता है जिन्हें समाज जो है अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। जैसे क्या हुआ, कानून जो है नैतिकता को जो है बल देता है। अब जैसे उदाहरण ही दिया गया अभी, हत्या निषेध करना। जब हत्या निषेध पर अगर कानून बन गया है तो ये जो है सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य को ही तो बढ़ावा दे रहा है। तो यही चीज़ इसमें जो है बताने का प्रयास किया गया है। अब तीसरा आप इसमें बताएंगे कि नैतिकता जो है कानून मतलब दोनों में अलगाव भी है। क्या अलगाव है? तो कई नैतिक मुद्दे, जैसे किसी गरीब की मदद ना करना, कानूनी रूप से तो है गलत नहीं होते हैं, लेकिन नैतिक रूप से गलत माने जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी गरीब का मदद नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से नैतिक मूल्य के हिसाब से जो है ये गलत माना जाता है। ये प्रश्न हम लोगों का हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि मूल्यों का विकास समाज के सदस्यों में किस प्रकार होता है, स्पष्ट करें। तो पहली बात इसमें ये बताना है कि जो समाज के लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनमें मूल्यों का विकास जो है किस प्रकार होता है, ये चीज़ में बताना है। तो आप इनको बता सकते हैं कि समाज के सदस्यों में मूल्यों का विकास एक जटिल और आजीवन की चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे समाजीकरण भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया जो है कई चरणों और संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति के विश्वासों और व्यवहार को आकार देती है। यानी कि इसके जो चरण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और उसके जो जैसे संस्थाएं जिनके माध्यम से उनके अंदर मूल्यों का विकास होता है, वो संस्थाएं भी कई प्रकार की होती हैं। उसमें जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, शिक्षा संस्थाएं हो गई। तो आपको यही बताना है कि उनमें जो है मूल्यों का विकास जो है किस प्रकार होता है, किन संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले आप इसमें बताएंगे परिवार। तो परिवार का क्या योगदान होता है? परिवार का योगदान होता है कि यह मूल्यों के विकास की प्रथम पाठशाला है। बच्चे अनुकरण और माता पिता की प्रोत्साहन दंड की प्रणाली के माध्यम से बुनियादी मूल्य में जैसे कि सच बोलना, साझा करना, बड़ों का सम्मान आदि को सीखते हैं। पारिवारिक संवाद और बंधन ही जो है बच्चे में विश्वास और सुरक्षा जैसे मौलिक मूल्यों को विकसित करते हैं। ये चीज आप बताएंगे कि परिवार की क्या भूमिका होती है। उसके बाद शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा संस्थाओं की क्या भूमिका होती है? तो स्कूल जो होते हैं सार्वजनिक और नागरिक मूल्य, देखो एक चीज है इसमें कि जो स्कूल होते हैं, जो शिक्षा संस्थान होते हैं, वो सार्वजनिक और नागरिक मूल्यों के साथ साथ जो है निजी मूल्य भी सिखाते हैं। जैसे इसमें क्या है, अनुशासन है, सहयोग है, राष्ट्रवाद और समानता को औपचारिक रूप से सिखाते हैं। यानी कि इनका जो माध्यम होता है औपचारिक होता है, जो है नियम कानून के अंतर्गत होता है। ये चीज़ बता रहा है इसमें। इसके बाद है कि पाठ्यक्रम शिक्षकों के व्यवहार और स्कूल के नियमों के माध्यम से छात्र जो है न्याय, समयबद्धता और ज्ञान के प्रति सम्मान के जो है मूल्य सीखते हैं। यहीं से जो है बच्चे अपने बड़ों का सम्मान हो गया, अपने गुरु को सम्मान करना जो है सीखते हैं। इसके बाद है समूह और साथी का योगदान। तो किशोरावस्था में साथी समूह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। व्यक्ति जो है इस समूह में स्वीकृति पाने के लिए नए मूल्यों जैसे फैशन हो गया, स्वतंत्रता या विद्रोह को अपनाता है, जो कभी कभी पारिवारिक मूल्यों से अलग हो सकते हैं। अलग कैसे होते हैं? जैसे कोई फैशन आ गया, कोई नया फैशन है,
जैसे मतलब समाज में आ गया, तो समाज उस फैशन को नहीं स्वीकार कर रहा है, या उनका जो परिवार है उस फैशन को नहीं स्वीकार कर रहा है, और उनके माता पिता नहीं है, तो उसको अपनाने के लिए तो बच्चे क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं। तो इस युद्ध क्या होता है कि दोनों के विचार जो है यहीं पर अलग अलग हो सकते हैं। यह समूह जो है सामाजिक कौशल और पहचान के मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। इसके बाद समाज और मीडिया। समाज और मीडिया का क्या योगदान होता है, तो मीडिया जिसमें टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट और व्यापक संस्कृति जो है सफलता, उपभोग और जीवन शैली से संबंधित मूल्यों को लगातार प्रसारित करते रहते हैं। यानी कि जीवन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, जीवन की सफलता क्या होती है, उपभोग क्या होता है, उपभोग तो भी तो एक जीवन शैली है, तो उसी संबंधित मतलब आदमी का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उससे संबंधित मूल्य जो है ये प्रसारित करते हैं। सामाजिक संस्थाओं में जो है जैसे कार्यस्थल हो गया, धार्मिक स्थान हो गया, व्यक्ति को पेशेवर नैतिकता, ईमानदारी और सामुदायिक सेवा के मूल्यों को सिखाती है। ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अंतिम में है विवेक और अनुभव, यानी कि जो व्यक्ति होता है समाज का वो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से और अनुभव से भी मूल्यों को सीखता है। कैसे सीखता है कि मूल्यों का सबसे गहरा विकास जो है व्यक्तिगत अनुभव और चिंतन से होता है। जीवन की चुनौतियों और नैतिक दुविधाओं का सामना करने पर व्यक्ति अपने स्थापित मूल्यों का मूल्यांकन करता है। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी का मूल्य जो है तब समझता है जब उसे जो है भ्रष्टाचार या बेईमानी का सामना करना पड़ता है, तब उसको पता चलता है कि ईमानदारी क्या होती है। तो ये चीज़ इसमें जो है बताया गया है उन्हें परिष्कृत करता है। यह जो है अंतरात्मा के विकास की प्रक्रिया है, यानी कि वहीं से जो है उसकी अंतरात्मा में ये चीज़ें जो नैतिक मूल्य जो है बैठ जाती हैं। इसके बाद निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि मूल्यों का विकास एक परिपत्र प्रक्रिया है, जहाँ व्यक्ति जो है परिवार से बुनियादी मूल्य सीखता है, संस्थाओं में उन्हें परिष्कृत करता है और जीवन भर के अनुभवों के माध्यम से उन्हें आत्मसात करता है। यानी कि नैतिक मूल्य जो सीखने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो परिवार से होती है। संस्थाओं में जाने पर जैसे स्कूल हो गया, समाज हो गया, वहाँ पर वो जो नैतिक मूल्य हैं वहाँ पर वो देखता है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है और जीवन भर उसको क्या करता है, आत्मसात करता है, यानी कि उसको लागू करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, यानी कि अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न दिया गया है कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता में क्या अंतर होता है। देखिए इसमें आपको बताना है कि जो निजी नैतिक मूल्य हो गए और सार्वजनिक मूल्य हो गए, तो इनमें जो मूल्य होते हैं इनमें अंतर क्या होता है, निजी मूल्य क्या होते हैं, सार्वजनिक मूल्य क्या होते हैं, तो दोनों में संबंध क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि निजी और सार्वजनिक संबंधों जो है नैतिकता के जो मानक होते हैं, जो प्राथमिकताएं होती हैं और जो अपेक्षाएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, भले ही उनका जो मूल आधार एक ही हो। मूल आधार का मतलब आप इसमें ये बता सकते हैं जैसे सत्य हो गया, न्याय हो गया, ईमानदारी हो गया, ये जो है निजी मूल्य में भी आते हैं और सार्वजनिक मूल्य में भी आते हैं। तो और इनका जो संबंध है, जो सार्वजनिक संबंध है, लेकिन इनमें अंतर होता है। अंतर क्या होता है, आप इसमें क्या बताएँगे? जैसे आधार बताएँगे, इनका क्षेत्र कैसे होता है, जैसे क्षेत्र के आधार पर बताएँगे। तो क्षेत्र में निजी मूल्य जैसे ये व्यक्तिगत जीवन में होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कौन-कौन आते हैं? जैसे परिवार हो गए, मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए। और सार्वजनिक संबंध में जो है जैसे नौकरशाही हो गए, राजनीति हो गया, व्यापार हो गया और जैसे सेवा क्षेत्र हो गया, ये सब जो है सार्वजनिक संबंध में आते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि मूल्य कौन-कौन से होते हैं। मूल्य के भी आधार पर इनमें अंतर देखते हैं। जैसे निजी मूल्य कौन-कौन से होते हैं? निजी मूल्य में आप देखें जैसे स्नेह हो गया, ठीक? करुणा हो गई, दया हो गया, विश्वास, ये सब हो गया। ये सब जो है निजी मूल्य में आते हैं। सार्वजनिक मूल्य में जैसे निष्पक्षता हो गया, निष्पक्षता हो गया,
जवाबदेही, सत्यनिष्ठा हो गया, ठीक, तटस्थता हो गया, ठीक, ये सब चीज़ें आप इसमें बताइए। तो मूल्य हो गया। इसमें आप देखेंगे दायित्व, निजी संबंधों में दायित्व कितना होता है। इस यहाँ पर जो है निजी संबंध है, निजी संबंध में जैसे भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, परिवार के लोग हो गए। यहाँ पर जो दायित्व होता है सीमित दायित्व होता है, केवल अपने परिजनों या संपर्क में आने वाले लोगों के प्रति ही दायित्व रहता है, मतलब वहीं तक सीमित रहता है। और सार्वजनिक संबंधों में जो दायित्व होता है ये बहुत व्यापक होता है। इसमें जो है समाज के प्रति दायित्व होता है, नागरिकों के प्रति दायित्व होता है और राष्ट्र के प्रति होता है। और एक चीज़ और बता सकते हैं आप इसमें कि पारदर्शिता, नि, निजी संबंधों में कितनी पारदर्शिता होती है, तो वह बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है, ना ही कोई आशा की जाती है। इसमें क्या है कि व्यक्तिगत गोपनीयता जो होती है महत्वपूर्ण होती है। यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उस कार्य को अपने चाहे मतलब माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, तो कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप उसको साझा ही करें। सार्वजनिक संबंधों में जो है उच्चतम अपेक्षा की जाती है कि मतलब जैसे पारदर्शिता बनी रहे, हर कार्य जो है सार्वजनिक जांच और जवाबदेही के अधीन होती है। तो इस तरह से आप जो है निजी और सार्वजनिक संबंधों में के जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, आप इसको जो है बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 5 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें तो 5 वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया जीएस पेपर 4 में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीएस पेपर 5, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो है मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।